नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKD IT स्टडीज़ पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस ट्यूशन सीरीज के माध्यम से अपनी स्टडी को आनंद ले रहे होंगे। साथियों, हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो आज तक सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पे चैप्टर वाइज चर्चा कर रहे हैं। आज हम प्रतिरोधक नामक चैप्टर के पार्ट 2 पे हम सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसके अंतर्गत आपके जितने भी सारे प्रतिरोधक नामक चैप्टर्स हैं या प्रतिरोध के बारे में जितने भी क्वेश्चन आज तक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। साथियों, स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हो तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, आज का आपका क्वेश्चन है पहला कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रतिरोधक नहीं है। बताइए साथियों, 28 क्वेश्चन तक हम पिछले पार्ट में चर्चा कर चुके थे। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रतिरोधक नहीं है, यानी प्रतिरोधक का इनमें से एक प्रकार कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है धातु फिल्म प्रकार, ऑप्शन बी है लकड़ी का प्रकार यानी काष्ठ प्रकार, ऑप्शन सी है कार्बन रचना प्रकार और ऑप्शन डी है वायर बाउंड प्रकार। तो बताइए साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आपका धातु फिल्म प्रकार का आपका प्रतिरोध होता है, कार्बन प्रकार का भी आपका प्रतिरोध होता है और वायर बाउंड प्रतिरोध भी आपका होता है, लेकिन लकड़ी प्रकार का आपका किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होता। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी लकड़ी का आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोधक या रजिस्टर है जो नहीं होता। धातु फिल्म प्रकार, कार्बन का और वायर बाउंड का ये सभी है जो आपके प्रतिरोधक के प्रकार होते हैं, लेकिन लकड़ी का प्रकार है ये आपका प्रतिरोधक का टाइप नहीं है। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का मान तापमान में वृद्धि के साथ गैर रैखिक रूप से घटता है, यह आपको पूछा गया है। यानी इनमें से किसका जो मान है वो तापमान में वृद्धि के साथ घटता है प्रतिरोध का मान। ऑप्शन ए है वेरिस्टोरस, ऑप्शन बी है सेंसिस्टर, ऑप्शन सी है थर्मिस्टर्स और ऑप्शन डी है LDR यानी लाइट डिफेंड रजिस्टर। तो साथियों, आपको पूछा गया है कि इनमें से किस प्रकार के प्रतिरोध का मान है जो आपके टेम्परेचर बढ़ने पे प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो साथियों ध्यान रखना, वेरिस्टर, सेंसिस्टर और LDR है, इन ये सारे है जो आपके PTC प्रकार के हैं, यानी इनमें आपके टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। लेकिन हमें पूछा गया है कि कौन से में जो आपका टेम्परेचर का मान बढ़ने पे प्रतिरोध का मान है वो घटेगा। तो साथियों ध्यान रखना, जो आपका थर्मिस्टर होता है वो आपका NTC प्रकार का होता है। ध्यान रखना साथियों, NTC प्रकार का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऋणात्मक तापमान गुणांक वाला होता है। इसमें आपके तापमान का बढ़ने पे प्रतिरोध का मान है वो घटता है। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी सारे है जो आपके PTC प्रकार के वेरिस्टर, सेंसिस्टर और LDR है जो आपके PTC प्रकार के होते हैं, यानी इनमें तापमान का मान बढ़ने पे प्रतिरोध का मान भी आपका बढ़ता है। लेकिन जो आपका थर्मिस्टर होता है वो NTC प्रकार का होता है, इसमें आपके तापमान का मान बढ़ाने पे प्रतिरोध के मान में कमी आती है। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के संयोजनों में से एक नहीं हो सकता। कार्बन कंपोजिशन जो आपका रजिस्टर होता है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है कणिकायित या पाउडर कार्बन या ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है इंसुलेशन फिलर, ऑप्शन सी है रेजिन बाइंडर और ऑप्शन डी है सिरेमिक रोड। तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का संयोजन इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको पूछा गया है। तो साथ ही ध्यान रखना, कार्बन या ग्रेफाइट में तो आपका कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर ही होता है, इंसुलेशन फिलर भी आपका कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है और रेजिन बाइंडर भी आपका कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है। लेकिन जो आपका सिरेमिक रोड है इसमें आपका सिरेमिक नामक है वो पदार्थ भरा जाता है, कार्बन या कंपोजिशन रजिस्टर नहीं होता। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ध्यान रखना साथियों, सिरेमिक रोड प्रकार में आपके सिरेमिक नामक पदार्थ है उससे आपके सिरेमिक रोड नामक रजिस्टर बनाया जाता है, लेकिन जो आपके कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है ये आपके रेजिन बाइंडर, इंसुलेशन फिलन या कार्बन या ग्रेफाइट के जो आपके निर्मित होते हैं। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना, इसमें आपका सिरेमिक पदार्थ है जो काम में लिया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है आमतौर पर किस प्रकार के प्रतिरोधों का उपयोग शक्ति परिपथ में होता है। पावर सर्किट में किस प्रकार के रजिस्टर का प्रयोग होता है यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट्स, ऑप्शन बी है थिन फिल्म, ऑप्शन सी है थिक फिल्म प्रतिरोध और ऑप्शन डी है वायर बाउंड रेजिस्टेंस, यानी किस प्रकार के प्रतिरोधों का प्रयोग है जो आपके
पावर सर्किट में किया जाता है, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखना, जो आपके धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट होते हैं, इनका ज़्यादातर प्रयोग है वो हम प्रयोगशालाओं में करते हैं। साथियों ध्यान रखना, प्रयोगशालाओं में जो आपके रियोस्टेट का प्रयोग है जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपके पावर परिपथों में है वो आपका वायर बाउंड प्रतिरोध, इसे भी हम रियोस्टेट कह सकते हैं। वायर बाउंड प्रतिरोध है जो आपका पावर परिपथों में अधिकतर है जो काम में लिया जाता है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना, इसे हम रियोस्टेट भी कह सकते हैं, यह भी एक प्रकार का रियोस्टेट ही होता है। और साथियों ध्यान रखना, ये यूरेका और मैंगनीज के तार से निर्मित होता है, ये इस प्रकार का रेजिस्टेंस मैंगनीज का। साथियों ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो आपका ताप गुणांक है वो लगभग आपका शून्य होता है। साथियों ध्यान रखना मैंगनीज का, इसलिए प्रतिरोधक बनाने के लिए, आदर्श प्रतिरोधक बनाने के लिए आपके मैंगनीज का भी प्रयोग है जो हम करते हैं। लेकिन वायर बाउंड प्रतिरोध होता है उसमें आपके यूरिका और मैंगनीज दोनों काम में लिया जाता है। यह एक प्रकार का रियोस्टेट होता है और इसका प्रयोग है जो हम पावर सर्किट में, ध्यान रखना, रजिस्टर के रूप में करते हैं। ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर हो गया। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिरोधों में प्रदीपन की तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रतिरोध घटता है। बताइए साथियों, आपको पूछा गया है प्रदीपन तीव्रता में मतलब प्रकाश का मान आपका बढ़ेगा तो रजिस्टर का मान है जो कम होगा, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है एलडीआर, ऑप्शन बी है सेंसिस्टर, ऑप्शन सी है वीडीआर और ऑप्शन डी है थर्मिस्टर। तो साथियों ध्यान रखना, प्रकाश का या प्रदीपन का नाम देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके एलडीआर के बारे में आपसे पूछा गया। तो साथियों ध्यान रखना, एलडीआर होता है वो आपका लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, यानी इसमें यदि आपके प्रकाश का मान बढ़ेगा तो आपके प्रतिरोध का मान है वो घटेगा। यह जो प्रतिरोध का मान है वो प्रकाश पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने आपको, हाँ साथियों ध्यान रखना, यहाँ पे है जो करेक्शन करना कि ये जो आपके एलडीआर होता है वो आपका, मैंने यहाँ पे आपको पीटीसी प्रकार का बता दिया। ध्यान रखना, ये भी आपका एनटीसी प्रकार का ही होता है, लेकिन इसमें आपका गैर रैखिक रूप से यानी तेजी से जो आपका प्रतिरोध का मान घटता है, इसलिए आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है वो आपका थर्मिस्टर था। साथियों ध्यान रखना, एलडीआर भी आपका एनटीसी प्रकार का ही होता है। क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, मैंने इसको भी इसमें पीटीसी में शामिल कर लिया था, यानी लाइट डिपेंड रजिस्टर होता है। आज का जो आपका प्रतिरोध का मान है वो आपके प्रकाश पर निर्भर करता है। साथियों ध्यान रखना, यदि प्रकाश का मान बढ़ेगा तो आपकी प्रतिरोध का मान घटेगा, यह भी आपका एक प्रकार का एंटीसी प्रकार का होता है। तो हम क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे थे 33 पे, यानी आपका किस प्रकार के प्रतिरोध में प्रदीपन की तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रतिरोध घटता है, यानी प्रकाश में वृद्धि होगी तो आपका प्रतिरोध का मान घटेगा। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी यह है जो आपका एलडीआर है वो लाइट डिपेंड रजिस्टर होता है, प्रकाश पर निर्भर करता है। साथ ही ध्यान रखना, और वीडीआर होता है जो आपका वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। साथ ही ध्यान रखना, इसका जो आपका प्रतिरोध का मान है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और थर्मिस्टर के बारे में पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर ही चुके हैं कि थर्मिस्टर है जो आपका एनटीसी प्रकार का होता है, इनमें इसमें आपके टेम्परेचर का मान बढ़ने पे प्रतिरोध का मान है जो घटता है। साथ ही ध्यान रखना, और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एलडीआर है जिसका मान है जो प्रकाश पर निर्भर करता है। प्रकाश की मात्रा में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध के मान में कमी होगी, यह एक प्रकार का एनटीसी प्रकार का होता है। साथ ही ध्यान रखना, और वोल्टेज वीडीआर होता है जिसमें वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो आपके प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, यह भी एक प्रकार की पीटीसी प्रकार का होता है। और थर्मिस्टर जो आपका एनटीसी प्रकार का होता है, यानी इसमें आपके तापमान का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान है जो घटेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका क्वेश्चन है, दो टर्मिनल वाले परिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहते हैं। बताइए साथियों, दो टर्मिनल वाले जो आपका वेरिएबल रजिस्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मिस्टर, ऑप्शन सी है रियोस्टेट और ऑप्शन डी है वाइपर। तो साथियों ध्यान रखना, पोंटेशियर में जो आपके 3 टर्मिनल होते हैं, रियोस्टेट में भी आपके 3 टर्मिनल होते हैं और वाइपर नाम का आपका किसी भी प्रकार का प्रतिरोधक होता नहीं। तो ऑप्शन जो आपका सही हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी थर्मिस्टर है उसे उसके जो आपके 2 टर्मिनल होते हैं और इसके मान को हम घटा बढ़ा सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना, वेरिएबल प्रकार का होता है। तो ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। थर्मिस्टर है जो आपका 2 टर्मिनल वाला परिवर्ती प्रतिरोधक है। ध्यान रखना साथियों, और थर्मिस्टर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यह आपका एनटीसी प्रकार का होता है, यानी इसमें आपके टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान है जो घटेगा। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, कार्बन संरचना प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य बताइए साथियों। कार्बन प्रतिरोध के लिए आपका प्रतिरोध का मान और आपको वाटेज रेटिंग आपको पूछी गई है कार्बन प्रतिरोध के लिए। ऑप्शन ए दे रखा है आपका 1,00,000 ओम 1 वाट, ऑप्शन बी है 5 ओम 5 वाट, ऑप्शन सी है 1,00,000 ओम 10 वाट और ऑप्शन डी है 1000 ओम 100 वाट और ऑप्शन ई है आपका 500 ओम 1 वाट। तो साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए कि कार्बन प्रतिरोध है जो आपके बहुत ही कम वाटेज रेटिंग में बनाए जाते हैं, यानी इनकी वाटेज रेटिंग है जो आपकी कम होती है, कम वाटेज रेटिंग, और इनके जो आपके प्रतिरोध का मान है, प्रतिरोध है जो आपका उच्च होता है, यानी इसमें जो आपका ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना कम वाट है रेटिंग में और आपके अधिक प्रतिरोध मान में कार्बन प्रतिरोधक जो बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, यानी 1,00,000 ओम और 1 वाटेज की रेटिंग में जो आपके कार्बन रजिस्टर है जो बनाए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है प्रतिरोध आर के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि इसके मूल मान से एन गुना कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा बताइए साथियों। आपके पास एक वायर है, उसका प्रतिरोध है जो आपका आर है, अब इसकी लंबाई को है जो आपके एन गुना कर दिया। साथियों ध्यान रखना लंबाई है जो आपकी एन गुना कर दी है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। अब लंबाई को यदि आपने एन गुना कर दिया तो प्रतिरोध भी आपका कितना हो जाएगा, आर समानुपाती एन गुना, यानी प्रतिरोध भी आपका एन गुना हो गया। साथियों ध्यान रखना प्रतिरोध कितना हो गया, एन गुना। अब साथियों ध्यान रखना यहाँ पे जो आपकी लंबाई को खींचकर दोगुना किया गया है, तो खींचने पे आपका लंबाई तो दोगुनी होगी लेकिन उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आपका क्या हो गया, आधा हो गया। साथियों ध्यान रखना लंबाई को डायरेक्ट दोगुना नहीं किया गया है, लंबाई को खींच के दोगुना किया गया है, इसलिए जो आपका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उस पर भी आपका इफेक्ट पड़ेगा, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आपका लंबाई दोगुनी करने पे आधा हो जाएगा। तो आपका प्रतिरोध समानुपाती होता है 1 बटे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जो आपका आर समानुपाती हो जाएगा 1 बटे, यानी 1 बटे एन गुना हो जाएगा, क्योंकि लंबाई को आपका एन गुना किया गया है। तो पर जो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ाई गई है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपका कम हुआ है, 1 बटा एन गुना हुआ है। तो यहाँ से आपका जो प्रतिरोध है वो समानुपाती हो गया एन गुना, यानी एक तो आपका लंबाई बढ़ाने से है जो आपका प्रतिरोध एन गुना हो गया, और दूसरा आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कम होने से प्रतिरोध है जो आपका एन गुना हो गया। तो इस प्रकार जो आपका प्रतिरोध है वो आर समानुपाती एन इंटू एन गुना हो गया। साथ में ध्यान रखना एन स्क्वेयर आर गुना है जो आपका प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। साथ में ध्यान रखना यदि लंबाई को खींच के दोगुना किया गया है तो प्रतिरोध है जो आपका एन स्क्वेयर आर गुणा है जो हो जाएगा। यदि डायरेक्ट बिना खींच के यानी लंबाई में वृद्धि करके उसको दोगुना किया जाता तो प्रतिरोध है जो आपका एन इंटू आर गुणा हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपकी लंबाई खींच के दोगुना करने पे आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो आधा हो गया, जिसके कारण है जो आपका नया प्रतिरोध है वो एन स्क्वेयर इंटू आर गुणा होगा। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होगा बताइए साथियों, इनमें से किस रजिस्टर का है जो साइज है या आपको अधिकतम होगा, यह आपको पूछा गया। ऑप्शन ए है 10 ओम 50 वाट, ऑप्शन बी है 100 ओम 10 वाट, ऑप्शन सी है 1 किलो ओम 1 वाट और ऑप्शन डी है 10 मेगा ओम 1/2 वाट। इनमें से किस प्रतिरोधक का साइज है जो अधिकतम होगा, यह आपको पूछा गया है। तो साथ में ध्यान रखना साइज है वो उसी प्रतिरोधक का अधिकतम होगा जिसकी वाट क्षमता ज़्यादा होगी। साथ ही ध्यान रखना वाट क्षमता ज़्यादा होने पे आपके प्रतिरोध का साइज भी है वो भी आपका बड़ा होगा। तो इसमें जो आपकी वाट क्षमता ज़्यादा है वो ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, तो ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना ऑप्शन ए है जो आपका सही आंसर है। पहले आपको वाट क्षमता देखनी है, जिस प्रतिरोध की वाट क्षमता ज़्यादा है उसका साइज है जो मैक्सिमम होगा। अगर यहाँ पे आपको 10 ओम और 50 वाट के यानी वाट क्षमता आपको दो ऑप्शन में बराबर दे रखी होती, यानी दूसरे ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे 50 वाट दे रखी होती, तब आपको प्रतिरोध की तुलना करनी थी। लेकिन यहाँ पे आपको पहले वाट क्षमता की तुलना करनी है, तो वाट क्षमता सबसे ज़्यादा है जो आपकी ऑप्शन ए में दे रखी है, तो ऑप्शन ए है जो आपका अधिकतम साइज का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए है जो आपका इसका सही आंसर है साथियों, क्योंकि बाकी में आपकी वाट क्षमता है वो कम दे रखी है, 10 वाट 1 वाट और 1/2 वाट दे रखी है, लेकिन ए में है जो आपकी वाट क्षमता सर्वाधिक है, इसलिए जो आपका ए प्रतिरोध का साइज है वो सबसे अधिकतम होगा। प्रतिरोध का साइज है वो सबसे पहले हम वाट क्षमता के अनुसार डिफाइन करते हैं साथियों। अगला आपका क्वेश्चन है यदि आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा बताइए साथियों। एक वायर है जिसका प्रतिरोध आपको दे रखा है कि
आर है, साथ ही ध्यान रखना इस वायर का प्रतिरोध है जो आर है, और इसकी लंबाई को है वो 2 गुना किया जाता है, साथ ही ध्यान रखना। तो आपको पता है कि आपका नया प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वेयर आर गुना हो जाएगा। एन स्क्वेयर का मतलब आपको एन का मान है जो कितना दे रखा है, 2 गुना दे रखा है, तो 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4 आर। तो आपका जो नया प्रतिरोध है वो 4 आर आ जाएगा। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि इसमें आपके लंबाई को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना किया गया है। तो साथियों ध्यान रखना, खींचकर लंबाई दोगुनी की गई है तो आपका नया प्रतिरोध है वो एन स्क्वेयर आर गुना हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया है, अगर सीधी बिना खींचकर लंबाई में वृद्धि करके लंबाई को बढ़ा के दोगुना करता तो आपका नया प्रतिरोध एन इंटू आर हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपको लंबाई खींच के दोगुनी की जाती है तो आपका नया प्रतिरोध है वो एन स्क्वेयर आर गुना हो जाता है, और दोगुनी की गई है तो एन का मान हमारे पास 2 आ गया, 2 का स्क्वेयर 4 और इंटू आर, यानी नया प्रतिरोध है वो आपका 4 आर हो जाएगा। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक चालक जिसका प्रतिरोध आर है की लंबाई को 2 गुना कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, यह आपको पूछा गया है। यानी इसमें है जो आपकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो आपका आधा कर दिया गया है। तो साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका आर समानुपाती होता है, आर बराबर आपका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो इंटू एल बाई ए। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका यहाँ पे नियत है, आर बराबर आपका हो जाएगा एल बाई ए। एल का मान है जो आपका 2 गुना कर दिया गया है, ए का मान आपका आधा कर दिया गया है, तो यह 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी इसके लंबाई को दोगुना कर दिया गया है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को है जो आपका आधा कर दिया गया है। तो आर बराबर आपका फॉर्मूला होता है रो एल इंटू रो एल बाई ए। तो आपका यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध है वो नियत है, लंबाई में आपकी यानी विशिष्ट प्रतिरोध में कोई चेंजिंग नहीं है, लंबाई में आपका 2 गुना कर दिया गया है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया है, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो आपका नया प्रतिरोध है वो 4 आर हो जाएगा। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, पदार्थ का प्रतिरोध निम्न में से कौन से घटक पर निर्भर नहीं होता, इनमें से किस पे है जो आपका प्रतिरोध है वो निर्भर नहीं करता, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्रतिरोध सामग्री की लंबाई पर, ऑप्शन बी है प्रतिरोध सामग्री की रचना पर, ऑप्शन सी है प्रतिरोध सामग्री का तिरछाकार क्षेत्रफल पर, और ऑप्शन डी है पूरे प्रतिरोध सामग्री पर दिए जाने वाले वोल्टेज पर। यानी इनमें से किस पे है जो आपका प्रतिरोध का मान है वो निर्भर नहीं करता, यह आपको पूछा गया है। तो साथ में ध्यान रखना, प्रतिरोध सामग्री की लंबाई पे है वो आपका प्रतिरोध है जो डिफाइन करता है। साथ ही ध्यान रखना, यदि लंबाई अधिक है तो प्रतिरोध अधिक होगा, लंबाई कम है तो आपकी प्रतिरोध है जो कम होगा, यानी इस पे तो आपका प्रतिरोध है जो निर्भर करता है। प्रतिरोध सामग्री की रचना, यानी हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ की प्रकृति के बारे में आपको कह रहा है, तो पदार्थ की प्रकृति पे भी आपका पदार्थ जो आपका प्रतिरोध है वो निर्भर करता है, यानी किस प्रकार का प्रतिरोध है। चांदी चांदी का है, यदि आपका पदार्थ है जो चांदी है तो उसमें प्रतिरोध आपका कम होगा, लोहा है तो उसमें प्रतिरोध है वो अधिक होगा। तो इस प्रकार है जो आपका पदार्थ की प्रकृति पे भी प्रतिरोध निर्भर करता है। और साथ ही ध्यान रखना, जो आपका 8 समानुपाती 1/a होता है, यानी प्रतिरोध की जो आपकी सामग्री का तिरछा काट या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उस पर भी आपका प्रतिरोध है जो निर्भर करता है, लेकिन पूरे प्रतिरोध सामग्री पर दिए जाने वाले वोल्टेज पे है जो आपका प्रतिरोध का मान निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। साथ ही ध्यान रखना, वोल्टेज पे जो आपका प्रतिरोध का मान है जो डिफाइन नहीं करता है, सामग्री पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे और पदार्थ की प्रकृति पे, इन सभी पे है जो आपका प्रतिरोध का मान है जो निर्भर करता है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला आपका क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध जहाँ को मापता है जिससे यह धारा के प्रवाह को देता है, वहीं चालकत्व को मापता है जिससे यह प्रवाह को देता है। यानी आपका प्रतिरोध और चालकत्व के बारे में पूछा गया है कि यह आपके किस प्रकार के धारा में बाधा उत्पन्न करते हैं या सुगमता उत्पन्न करते हैं, यह आपको पूछा गया है। तो साथ ही ध्यान रखना, इसमें आपका सही आंसर होगा कि एक चालक का प्रतिरोध जहाँ विरोध को मापता है। साथ ही ध्यान रखना, चालक का प्रतिरोध क्या करेगा, आपका धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा, विरोध करेगा, विरोध को मापता है जिससे यह धारा के प्रवाह को देता है, विरोध को देता है। साथ ही ध्यान रखना, वही चालक तो है जो आपका उत्प्रेरण यानी धारा के प्रवाह को प्रेरित करता है। साथ ही ध्यान रखना, उत्प्रेरण को मापता है जिससे यह प्रवाह को देता है। साथ ही ध्यान रखना, धारा के प्रवाह, धारा, ये आपकी क्वेश्चन क्वेश्चन में जोड़ा थोड़ा जो मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपका बीच में थोड़ा छूट गया है। साथ ही ध्यान रखना, एक चालक का प्रतिरोध है जो आपके धारा प्रवाह में विरोध करेगा, और जो आपका चालक का चालक तो यानी हम कह सकते हैं कंडक्टेंस होगी वो आपके चालक में धारा प्रवाह को उत्प्रेरण यानी प्रेरित करेगी। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है। साथ ही ध्यान रखना, प्रतिरोध का काम क्या है, विरोध उत्पन्न करना, और चालकता का यानी धारा प्रवाह में सुगमता उपलब्ध करवाना।
तो ऑप्शन ए जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। साथ ही ध्यान रखना, तृप्ति आकर्षण ये प्रतिरोध और चालकता का कार्य नहीं होती है। अवरोध जरूर प्रतिरोध का कार्य होता है, लेकिन निवारण है जो आपका चालकता का निवारण हम नहीं कह सकते। उत्प्रेरण है जो आपका सटीक आंसर रहेगा, साथ ही ध्यान रखना। और प्रतिरोध का आपका विरोध है जो सटीक रहेगा, साथ ही ध्यान रखना। प्रतिरोध है जो आपका विरोध उत्पन्न करता है और चालकता है जो आपकी उत्प्रेरण है जो धारा प्रवाह को प्रेरित करती है। ऑप्शन ए है जो आपका सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक मेटल चालक का प्रतिरोध किसके सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है? यह आपको पूछा गया है। यानी एक आपका मेटल कंडक्टर है, उसका जो प्रतिरोध है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ऑप्शन सी है मेटल की लंबाई, और ऑप्शन डी है मटेरियल के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का आकार। बताइए इनमें से किसके जो आपका चालक का प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपसे पूछा गया है। तो साथ ही ध्यान रखना, मेटल चालक है तो आपका प्रतिरोध है जो तापमान के समानुपाती होगा, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होगी प्रतिरोध का मान भी आपका बढ़ेगा। और आपका प्रतिरोध समानुपाती होता है, यानी रो एल बाई ए, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध है जो आपका मान है बढ़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान आपका बढ़ेगा। ध्यान रखना साथियों, लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा। आर समानुपाती आपका क्या होता है, एक बटे ए, एक बटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यदि आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान है जो आपका घटता है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के जो प्रतिरोध है क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपका प्रतिरोध है जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके पर निर्भर करती है। बताइए साथियों, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं वह किस पर निर्भर करती है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, आयतन पर, ऑप्शन सी है लंबाई पर, और ऑप्शन डी है सामग्री पे। तो साथियों ध्यान रखना, जब कभी आपको प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का पूछे तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, वो है आपकी पदार्थ की सामग्री, यानी किस प्रकार की सामग्री से आपका प्रतिरोधक या पदार्थ है, मेटल है, सामग्री पे जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है जो निर्भर करता है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई, इन सब के बाद ऊपर है जो आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का पूछे तो आपका सर्वप्रथम आंसर है वो चालक पदार्थ की या प्रकृति कह सकते हैं, या जो आपकी चालक पदार्थ की जो सामग्री होती है उस पर जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है जो निर्भर करता है। ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से दर्शाते हैं और यह कह सकते हैं कि यह जो आपका सर्वाधिक है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और साथ ही ध्यान रखना यह आपका तापमान पे भी निर्भर करता है। साथ ही ध्यान रखना यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पे जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है जो निर्भर करता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी आपको, जैसे आपका तांबा का या तांबा का हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता होती है आपकी 1.72 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर। और आपके चांदी की प्रतिरोधकता आपको पूछ ले, ये आंकड़े है जो आपको तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, दो तीन की आंकड़े है जो आपको याद रखने चाहिए। इनकी विशिष्ट प्रतिरोधकता जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जा सकती है। चांदी की जो आपकी प्रतिरोधकता होती है वो होती है 1.59 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, इन दो तीन पदार्थों की आपको प्रतिरोधकता है जो ध्यान में रखनी चाहिए। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक तार के प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा यदि इसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, यानी कंडक्टर की लंबाई में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, यह आपको पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध है जो आपका लंबाई के समानुपाती होता है। यदि लंबाई बढ़ा दी गई है तो इसका प्रतिरोध भी मान है बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है, लेकिन इजी क्वेश्चन होने पर भी यह 3 एग्जाम्स में क्वेश्चन है जो आपका पूछा जा चुका है। तो इन प्रकार के क्वेश्चन पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि एक तार का व्यास दुगुना कर दिया जाए पर उसकी लंबाई को स्थिर रखा जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? बताइए साथियों, केवल है जो आपके कंडक्टर के व्यास में परिवर्तन किया गया है, उसकी लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। साथियों ध्यान रखना, तो यदि आपको व्यास या हम कह सकते हैं कि त्रिज्या में परिवर्तन को कहा जाए, यानी व्यास और त्रिज्या आपकी कितनी कर दी, 2 गुना कर दी, तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आपका हो जाएगा 4 गुना। क्योंकि क्षेत्रफल आपका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर 2 गुना है, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 गुना हो जाएगा। और आर समानुपाती आपको पता होता है 1 बटा एरिया। जो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो गया, यानी जो आपका प्रतिरोध है वो ए का मान कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो प्रतिरोध है जो आपका 1/4 हो गया। ये हम कह सकते हैं कि जो आपका
प्रतिरोध है वो 4 गुना कम हो जाता है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन आपको यह भी कहा जा सकता है कि एक चौथाई, यानी एक चौथाई भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। एक चौथाई हो गया, साथ ही ध्यान रखना। इसमें जो आपका देर का है कि 4 गुना कम हो गया, यह ऑप्शन है जो आपका डी है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्योंकि जो आपका प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया तो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ गया तो आपको पता है कि प्रतिरोध है जो आपका कम ही होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया तो प्रतिरोध है तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ने पर प्रतिरोध का मान है जो एक चौथाई हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि 4 गुना तक कम हो जाएगा। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है कंडक्टर सामग्री की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध पर तापमान भिन्नता का प्रभाव वक्र द्वारा दिया जाता है। बताइए साथियों, प्रतिरोधकता पे जो आपका तापमान का प्रभाव है वो किस प्रकार के वक्र दिया जाता है, यह आपको पूछा गया। ऑप्शन ए है रेखिक, ऑप्शन बी है साइन फंक्शन यानी जया फलन, ऑप्शन सी है अति परवलय और ऑप्शन डी है कुंडलित यानी हेलिकल। अब बताइए साथियों, टेम्परेचर और विशिष्ट प्रतिरोध का जो आपका ग्राफ होता है, तो साथियों ध्यान रखना, टेम्परेचर और विशिष्ट प्रतिरोध का जो आपका ग्राफ है वो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ध्यान रखना साथियों, और इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध आपका जीरो तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ विशिष्ट प्रतिरोध होगा और उसमें आपके यहाँ से नहीं होगा साथियों। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आपका विशिष्ट प्रतिरोध है जो शून्य हो जाता है। जो शून्य आपका विशिष्ट प्रतिरोध किसी का होता नहीं है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ है जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में भी आपका कुछ ना कुछ विशिष्ट प्रतिरोध तो आपको देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होगी जो आपके विशिष्ट प्रतिरोध का मान है जो बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार का ग्राफ है वो आपका रेखिक प्रकार का ग्राफ होता है। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि की जाती है तो तार के प्रतिरोध मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए साथियों, तार की मोटाई का सीधा सा मतलब है कि ये आपका तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि आपको दर्शाती है। साथियों ध्यान रखना, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बढ़ जाता है तो प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा साथियों, कम हो जाएगा। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध का मान है जो आपका कम हो जाएगा। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 के गुणक तक कम कर दिया जाता है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आपका ध्यान रखना 2 गुना कम कर दिया गया है साथियों। 2 गुना कम करने का मतलब आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आधा कर दिया गया है साथियों। ध्यान रखना, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा करने पे आर समानुपाती कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आर समानुपाती 2r हो जाएगा। तो आपका प्रतिरोध है वो 2 गुना तक बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में यदि कमी की जाएगी तो आपको सीधी सी पता है कि प्रतिरोध है जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करने पे प्रतिरोध के मान में जो आपकी वृद्धि होगी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया तो प्रतिरोध का मान है वो आपका दुगुना हो गया। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि किसी दी गई लंबाई के धातु के तार का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाता है तो इसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए साथियों, इसमें आपके फिर से जो आपके एरिया को दुगुना करने की बात की गई है साथियों। ध्यान रखना, तो आपको पता है कि एरिया को जब हम दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध के मान में आपके कमी आएगी। तो एरिया को है जो आपके दुगुना करने को कहा गया है तो आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर समानुपाती, सॉरी साथियों, प्रतिरोध है जो आपका आर समानुपाती कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। साथियों ध्यान रखना, ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। यानी इसमें आपके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया तो प्रतिरोध है जो आपका आधा हो गया। ऑप्शन बी है जो आपका करेक्ट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा मानक ताप पर निर्दिष्ट होता है, यह आमतौर पर कितना होता है। बताइए साथियों, विशिष्ट प्रतिरोध है जो आपका एक है मानक टेम्परेचर पे डिफाइन किया जाता है, और यह मानक टेम्परेचर है जो आपका कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कह सकते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मानक तापमान है जो आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहीं कहीं पे आपको ये 27 सेंटीग्रेड भी देखने को मिल सकता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी। आपको अलग अलग ऑप्शन के अनुसार है जो इसका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो गया आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सी बुकों में आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगा और 20 डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगा। इस ऑप्शन के अनुसार आपका सही आंसर है, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए है जो आपका सही आंसर है, मानक तापमान का। अगला आपका क्वेश्चन है, एक पदार्थ के
एक इकाई घन के विपरीत तरफों के बीच पारित होने वाले करंट में पैदा हुए प्रतिरोध को किस रूप में परिभाषित करते हैं। यानी एक मटेरियल के एक इकाई घन के विपरीत तरफों के बीच, विपरीत फलकों के बीच पारित होने पर करंट में पैदा हुए प्रतिरोध को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, यह आपको पूछा गया। तो साथ में ध्यान रखना, यह आपकी जो डेफिनेशन है वो पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की होती है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ में ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध की आपकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक पदार्थ की इकाई घन के विपरीत फलकों के बीच जो पारित होने वाली करंट में पैदा होने वाली उसमें है, उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चुंबकीय प्रभाव, चालकता, अधिष्ठापन या अनुगमन, ये आपके सारे आंसर गलत हैं। ऑप्शन डी है जो आपका सही ऑप्शन आंसर है। साथ में विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन है जो आपको दी गई है। अगला आपका क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की अस्थायी या अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या होती है। यह आपको पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है जो क्या होती है। तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में जो आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है वह होती है साथियों ऑप्शन नंबर सी, ओ मीटर है जो आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा इकाई होती है। यह आपको ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। साथ ही ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध की होगी आपकी ओ मीटर, प्रतिरोध की होगी आपकी ओम, चालकता की होगी आपकी महो या सीमेन हम कह सकते हैं, और आपके विशिष्ट चालकता की हो गई महो प्रति मीटर। ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध की ओम मीटर, प्रतिरोध की ओम, चालकता की महो या सीमेन, और विशिष्ट चालकता की महो प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर। यह आपकी इकाई हैं जो ध्यान में रखती है। इस क्वेश्चन के अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध का पूछा गया है तो ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, यानी साथ ही ध्यान रखना ये जो आपका क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए में रो क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको पूछा गया। तो साथ ही ध्यान रखना, रो है जो आपकी प्रतिरोधकता, या हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध को है जो प्रतीक है वो रो होता है। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चालकता का आपका क्या होता है, चालकता का साथ ही ध्यान रखना, यदि आपको कंडक्टेंस दे रखा है तो जी होगा, और यदि आपको विशिष्ट चालकता दे रखा है तो आपका सिग्मा होगा। साथ ही ध्यान रखना, यहाँ पे आपको चालकता या चालकता में ध्यान रखना है, ये आप इंग्लिश में जब इनकी टर्म्स देखोगे तो आपको पता चलेगा। यानी कंडक्टेंस है तो आपका जी होगा प्रतीक, और कंडक्टिविटी है तो आपका सिग्मा होगा। प्रतिरोधकता का मैंने आपको बता ही दिया, रो होता है, और आपकी गतिशीलता का है जिसे हम म्यू से दर्शाते हैं, और वेग को वी से दर्शाते हैं। साथ ही ध्यान रखना, इसमें जो रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता इसके बराबर होगी। साथ ही बताइए कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोध है जो प्रतिरोध के बराबर होगा। तो साथ ही ध्यान रखना, इसकी जो इकाई है और इसका जो मान है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हो नहीं सकता। 1 मीटर और 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई भी आपकी समान होनी चाहिए और मान भी आपका समान होना चाहिए, तभी इसका विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध का मान है जो समान होगा। और यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन बी में है जो आपका मान और इकाई दोनों सेम है, यानी 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर लंबाई का जो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई का जो चालक होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध का मान है जो समान होगा। साथ ही ध्यान रखना, ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले कंडक्टर का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध है जो समान होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, ओमिक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। यानी आपका चालक का प्रतिरोध है जो किस पे डिफाइन करता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है लंबाई पर, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ऑप्शन सी है पदार्थ पर, और ऑप्शन डी है तापमान पर। साथ ही ध्यान रखना, प्रतिरोध है वो इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। लंबाई पर भी निर्भर करता है क्योंकि प्रतिरोध है जो आपका लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है क्योंकि प्रतिरोध है जो आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पदार्थ पर भी निर्भर करता है क्योंकि प्रतिरोध है जो आपका यानी विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होता है। विशिष्ट प्रतिरोध है जो आपका पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, और तापमान के भी आपका पदार्थ प्रतिरोध है जो समानुपाती होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध का मान है जो बढ़ेगा। तो इन सभी पे जो आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का अपना अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शौचालय के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। बताइए साथियों, इनमें से कौन सा कारक है जो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, यानी जिसपे जो आपका प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन ए है सामग्री की प्रतिरोधकता जिससे शौचालय का निर्माण किया जाता है।
ऑप्शन बी है शौचालय की कुल लंबाई, ऑप्शन सी है शौचालय का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ऑप्शन डी है शौचालय का तापमान, और ऑप्शन ई है शौचालय का वजन। तो साथ ही ध्यान रखना सामग्री भी है जो आपके प्रतिरोध का मान है जो प्रतिरोध को प्रभावित करेगा। लंबाई भी आपकी प्रतिरोध के समानुपाती होती है, उस पर भी जो आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के पे भी आपका प्रतिरोध है जो निर्भर करता है। शौचालय के तापमान पे टेम्परेचर भी हम अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं कि टेम्परेचर भी आपका प्रतिरोध के मान पे प्रभाव डालता है। तो साथ ही ध्यान रखना ऑप्शन ई है यानी शौचालय का वजन है वो आपका प्रतिरोध पे है वो किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालता है। ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी आपको पूछा गया है कि कौन सा कारक है जो प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो शौचालय का वजन है जो आपका प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तापमान प्रभावित करता है, एरिया प्रभावित करता है, लंबाई प्रभावित करती है और सामग्री भी प्रभावित करती है, लेकिन वजन के आधार पर है जो आपका प्रतिरोध है वो किसी भी प्रकार का प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों ये हमने आज के सेशन में प्रतिरोध के कुछ वे क्वेश्चंस जो पिछले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके आज तक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा की है। शेष क्वेश्चंस है जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक आप सभी साथी इन क्वेश्चंस का बार बार है जो रिवाइज करते रहिए, बार बार अभ्यास करते रहिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस है जो आपके बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन है जो आपके 4-4, 5-5 एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो इन क्वेश्चन पे आपको विशेषतः ध्यान देना चाहिए और बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। चलिए साथियों मिलते हैं अगले सेशन में प्रतिरोध चैप्टर के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी साथी इन क्वेश्चंस का बार बार है जो अभ्यास करते रहिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए साथियों मिलते हैं नए सेशन में, तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू साथियों।